नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। अब देखिए, अब योगी आदित्यनाथ जब कुछ कहते हैं तो वो करके रहते हैं। और खास बात कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए चाहे दंगाई हो, चाहे बवाल काटने वाले हो, जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनका हिसाब करना योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छे से आता है। और इसीलिए हमने पहले भी कहा था कि योगी छोड़ेंगे नहीं। और अब देखिए, बारी हो गई है योगी बुलडोजर की। बहराइच में जो हुआ वो सबने देखा। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जो परिस्थिति बनी वो पूरे देश ने देखा। सियासत सरगर्म है, लेकिन सियासत के बीच में अब बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। ये बुलडोजर खास उन जगहों पर गरजता हुआ नजर आएगा जो अवैध है। और यही अवैध अतिक्रमण, ये अवैध अतिक्रमण ही है जिसकी जद में वो आरोपी भी आ चुके हैं, वो हत्यारे भी आ चुके हैं जिन्होंने दिन दहाड़े राम गोपाल मिश्रा की हत्या की थी। बहराइच में अब बुलडोजर के साथ साथ सियासी बवाल इस पर भी शुरू हो गया है, क्योंकि बाबा के बुलडोजर पर समाजवादी पार्टी हो या एमआईएम जैसी पार्टियां हो, अब सवाल खड़ा कर रही हैं। सवाल इसलिए खड़ा कर रही हैं क्योंकि बात उनकी वोट बैंक की है। और इन सब के बीच यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक मुसलमानों को भड़काने में इन पार्टियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यहां तक कि अखिलेश यादव जो एनकाउंटर हुआ है, जिसमें पैर में गोली लगी हुई है आरोपियों की, उसे भी वो हत्या करार दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मंच पर अबू आजमी के साथ मिलकर जिस तरीके से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग को लेकर उन्हें भड़काने का प्रयास किया जाता है, वो सवाल खड़ा करता है कि क्या ये उपचुनाव को देखते हुए ही समाजवादी पार्टी या फिर एमआईएम जैसी पार्टियां मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में लग चुकी हैं। और इन सब के बीच सवाल ये भी कि बाबा ने जो कहा कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, क्या ये बुलडोजर की कार्रवाई उसी के अंतर्गत आ रही है या ये टाइमलाइन कुछ और कहती है? तो बवाल, बुलडोजर और सियासत, इसी पर होगी आज खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास मेहमान, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले देखिए, जैसे ही योगी बाबा के बुलडोजर की गर्जना सुनाई देने की जैसे ही आहट नजर आई, जैसे ही दस्तक दी गई, वैसे ही सियासत सरगर्म हो चुकी है, अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि इन सबके बीच बता दें कि ये हुआ क्या है। ये अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने वाला है। 23 ऐसे दुकानें और घर हैं जो कि अवैध अतिक्रमण की जद में हैं। उन जगहों पर लाल मार्क लगा दिया गया है। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। कल ये अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। बहुत लाजमी है कि कल बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस गर्जना के बीच में सियासी गर्जना किस कदर हावी होती जा रही है, उपचुनाव को देखते हुए अपने अपने तरीके से वोट बैंक को साधने की जुगत किस तरह से तेज हो गई है, आज इस पर बात करें। उससे पहले चंद सियासी बयानात भी सुन लीजिए। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग से लेकर के हमारे आपके धार्मिक और उन पर समय समय पर जो सवाल खड़े करते हैं, भाषणों से हमारे आपके लोगों को अपमानित करते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में जब कभी भी आवाज उठाने का मौका मिलेगा, ऐसे सख्त कानून बनेंगे कि कोई मॉब लिंचिंग की तरफ या किसी के भगवान के या धर्म के खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को जाति करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज का आप आगाज कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। अब आप हमको देखिए, एक चीज हमें समझना होगा, दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है।
अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी, तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज देश के सामने या उत्तर प्रदेश के सामने जिस तरह से चाहे वो दंगाई हो, चाहे दबंग हो, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, उनमें जो है वो भय का माहौल है और समाज में भरोसे का माहौल है। इनके समय में क्या होता था, जो ये दंगाई हुआ करते थे, दबंग होते थे, बलवाई होते थे, बाहुबली होते थे, उनमें जो है वो भय नहीं, भरोसा होता था कि ये सरकार हमारी है, हमें बचा लेगी। और इसलिए जो भी इस तरह की शक्तियां हैं, इस तरह की ताकत है, देखिए अगर दंगे होते हैं तो दंगों में इंसान ही नहीं मरता, बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान होती है। और जब इंसानियत लहूलुहान होती है तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखती। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है बीजेपी में, इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का हुआ, अब इस तरह की बातें। मेरा अपना मानना है कि जिस प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को दंगा होने के 48 घंटे बाद बंदूक लेके सड़क पे चलना पड़े, वहां की कानून व्यवस्था आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हम बार बार शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं। बहराइच के हालात सामान्य होने चाहिए, सामान्य होने के अलावा वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये सच है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के। सवाल ये उठता है कि जो लोग रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं वो उस वक्त क्यों चुप हो गए थे जब राम गोपाल मिश्रा की दिन दहाड़े सरेराह हत्या कर दी गई थी? वो चुप क्यों हो गए थे जब टॉर्चर की सारी हदें पार की गई थी राम गोपाल मिश्रा को लेकर? तब ये रूल ऑफ लॉ कहाँ चला जाता है? और खास बात कि जब अपराधियों का खात्मा होता है, जब आतताइयों का खात्मा होता है, जब असामाजिक तत्वों का खात्मा होता है, तभी तो हम कह पाएंगे कि हम सभ्य समाज में रहते हैं। या फिर अपराधी और आतताई अगर किसी का वोट बैंक है तो क्या हम इन पार्टियों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि सभ्य समाज की स्थापना करने में किस सक्षम हो पाएंगे? सवाल कई है और इसीलिए जवाब ढूंढने की कोशिश आज जन क्षेत्र में होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए अब उनसे आपका परिचय कराते हैं। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अश्वनी शाही साहब है। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश ठाकुर जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। बहुत सिंपल से सवाल पूछूंगी। जब हम किसी समाज की बात करते हैं तो हम सबसे पहले समाज के पहले जोड़ते हैं सभ्य समाज, और सभ्य समाज की सबसे जो परिपाटी होती है, सबसे पहला नॉर्म यह है कि वो अपराध मुक्त हो, वहां अपराधी ना हो, वहां कोई भी असामाजिक तत्व ना हो। और अगर योगी सरकार वही सभ्य समाज बनाने का प्रयास कर रही है तो फिर आप लोगों को तमाम ये रूल ऑफ लॉ और मुसलमान परेशान हैरान ये सब क्यों याद आ जाता है? लावनी, पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। साथ ही मेरा नमस्कार। आपने कहा रूल ऑफ लॉ की बात कहाँ से आ जाती है? हालांकि रूल ऑफ लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई शब्द तो है नहीं। हाँ, ऐसा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और अकॉर्डिंग बिफोर लॉ होता है कि आपको जो है सबको बराबर का जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए सबको जो अपराधी है उसको सजा देनी है और सब लॉ के सामने इक्वल है। अगर कल्प्रिट है तो उसको सजा देनी। आपने कहा कि हमारे अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो जो है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। कैसा कानून व्यवस्था बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है लगातार क्राइम में टॉप कर रहा है। ये आपने लगातार, मैंने आपके जितने चैनल में जब से मैं देख रही हूँ तब से ये बोला जा रहा है कि जो विपक्ष कहाँ था जब जो है राम गोपाल मिश्रा को मार दिया गया। भाई विपक्ष कह रहा था, सवाल तो उठा ही रहा था कि आपका लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, जब आपको पहले से जानकारी थी कि वहां पे दुर्गा विसर्जन का प्रोसेशन जाना है, आपको पहले से पता था कि कितने लोग रहेंगे और आपकी जिम्मेदारी बनती थी, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि वो शांतिपूर्वक हो जाए, तो वो तो आप कर नहीं पाते हो, आपका फेलियर रहता है। उसके बाद में आप जो है कार्रवाई करके दिखाना चाहते हो। अगर एक चीज थोड़ा क्लियर कीजिए, हिंदुस्तान में हिंदू शोभा यात्राओं के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी क्या?
इलाके डिवाइड किए जाएंगे क्या कि ये मुसलमानों का इलाका है इसलिए यहाँ से हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? नहीं, यहाँ ये क्लियर करना होगा आपको, ये क्लियर करना होगा। मुझे पता है कि आपका एक वोट बैंक है, लेकिन इसलिए आप उनको कहीं ना कहीं से डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। नहीं, मुझे क्लियर करिए ना। अच्छा, मुझे क्लियर करिए। हाँ, मुझे बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये बताइए, आपको पता है कि अगर कहीं पे भी कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो परमिशन ली जाती है। जो अगर वो दुर्गा प्रोसेशन वहां पे जा रहा होगा तो वहां पे प्रशासन से परमिशन ली गई होगी, बताया भी गया होगा कि अगर डीजे गया होगा तो डीजे की परमिशन ली गई। पूजा मिश्रा है, आपको जानकारी मैडम, आप पूजा मिश्रा, आप ये जानती है ना कि 9 दिनों तक जब देवी की आराधना होती है उसके बाद दशमी के दिन विसर्जन होता है, और ये हर जगह है, ये हर जगह है, और इसके लिए कोई सेलेक्टिव परमिशन या सेलेक्टिव रूट नहीं होता है, ये आपको पता है ना। आपकी मजबूरी मुझे समझ में आ रही है, आपकी मजबूरी मुझे समझ में आ रही है। आप लोग सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करते हैं लेकिन एरिया डिवाइड करने लगते हैं। मैं सुन रही हूँ आपको, मैं सुन रही हूँ, मैं आपको पूरी तरह से सुन रही हूँ, और मैं वहां तक सुन रही हूँ जहां पर आप लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर एरिया डिवाइड करने लगते हैं। पुलिस को पता रहा होगा कितने लोग जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसको देख रेख करे। आप कहना चाहती है कि रामगोपाल मिश्रा, बताइए, आपको नाम तक नहीं पता? कितनी शर्मनाक स्थिति है कि आपको रामगोपाल मिश्रा का नाम तक बोलना नहीं आ रहा है, और सरफराज और तालीम के लिए आपकी पूरी ब्रिगेड सामने खड़ी हो जाती है। अरे मैडम, क्लियर हो गया कि आपका इंट्यूशन क्या है, आपका इंट्यूशन, इंटेंशन सब कुछ क्लियर है। आ रही हूं मैं आपके पास, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए बिल्कुल मत, चिल्लाइए मत। आप एक्सपोज हो गई, आपको रामगोपाल मिश्रा का नाम तक नहीं पता, लेकिन सरफराज, तालिम, हाबिब, इसके लिए पूरी की पूरी ब्रिगेड तैयार बैठी हुई है आप लोगों की। अश्वनी शाही जी, अश्वनी शाही जी, आप जवाब अगर तर्कों के साथ देंगी तो मैं जरूर सुनूंगी। कुतर्क करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, कुतर्क करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अश्वनी शाही जी, रामगोपाल मिश्रा का नाम तक पूजा जी नहीं ले पा रही हैं। पूजा मिश्रा जी रामगोपाल मिश्रा का नाम तक सही से नहीं ले पा रही हैं, और यहां बैठ के ये कह रही हैं कि आप लोग एक परसेप्शन बनाने का प्रयास करते हैं। रावणी जी, देखिए, पूजा जी की गलती नहीं है इसमें। उनके यहाँ एक नेता है रामगोपाल यादव जी, उन लोगों को रामगोपाल यादव जी याद रहते हैं। चलिए, ये नाम का जो है वो करते हैं, लेकिन उनके मारने वाले आतताइयों का नाम इनको जरूर याद होगा। वो कौन था, सरफराज था, लेकिन उसको बचाने का काम जरूर करेंगे ये लोग। अभी आपका शुरू से मैं सुन रहा था पैकेज, जो सुना मैंने, उसमें देखिए किस तरीके से विपक्ष जो है नेगेटिव नैरेटिव चलाता है। सुप्रिया श्रीनेत जी, उन्होंने कहा था कि 20 सीट से ज्यादा आ जाएगी तो हमारा नाम बदल देना। तो मैं उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्षमा के साथ कहना चाहता हूं, मैं उनका नाम बदलकर आपके चैनल पर बात करूंगा। उनका सुरसा नाम रख देता हूं मैं, और उनको कहता हूं कि सुरसा जी ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर। अश्वनी जी, थोड़ा सा हम लोग इस मर्यादा, कोई अगर अपनी मर्यादा भूलता है तो भूलने दीजिए, हम लोगों को अपनी मर्यादा ध्यान में। उन्होंने ही कहा था, चलिए आप कहती है तो मैं आपकी बात मान लेता हूं सर आंखों पर। मैं कहता हूं कि उन्होंने कहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। उसमें विकास दुबे और यादव जी, 2 चीजें कहा उन्होंने। विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था उसमें न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई, न्यायिक जांच हुई, और सुप्रीम कोर्ट तक से उसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई कि ये फर्जी एनकाउंटर नहीं था। फिर भी नेगेटिव नैरेटिव फैला रही थी। अभी आपके चैनल पर उन्होंने ये बाइट में कहा है। और यादव जी, एक कौन यादव था वो, मंगेश डाकू। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस हो चाहे सपा हो, जो इंडी अलायंस है, ये इंडी अलायंस हर बलात्कारी, हर आतंकी, हर जिहादी के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी, पूजा जी को पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट ने जब डांट पे आई थी इन लोगों को कि भाई क्या आतंकवादियों को आप पद्म पुरस्कार देंगे, जब मुकदमा वापस करने की बात माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था, तो ये आतंकी के पीछे खड़े थे। सुल्तानपुर में डकैती हो गई, वो यादव था, उसके पीछे खड़े हो गए कि यादव जी उसके परिवार को बुलाकर मिले, मगर स्वर्गीय रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मिलने की जहमत नहीं उठाई माननीय अखिलेश जी ने। ये बड़ा सवाल है, लेकिन शाही साहब एक सवाल ठीक है, इसका काउंटर आंसर पूजा जी से अभी ले लेते हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है। देखिए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है, हर सिक्के के सभी पहलुओं पर चलना चाहिए। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई जो हो रही है, 1 साल पहले भी तो आप लोगों ने इसे लेकर पूरा निरीक्षण परीक्षण हुआ था, ये टाइमलाइन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अश्विनी जी, ये तो क्लियर करना होगा ना, उपचुनाव के पहले अगर ये परिस्थिति है तो टाइमलाइन को लेकर सवाल खड़े होंगे।
एकदम जवाब दे रहा हूं इसका। देखिए, अभी इस बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां डाली गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और किसने डाला था ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जमीयत इस्लामी जो हिंदुस्तान के आतंकवादियों का मुकदमा लड़ता है, बम ब्लास्ट के 35 मुकदमा अपराधियों का मुकदमा लड़ रहा है, कई आतंकियों का मुकदमा वो लड़ रहा है, उसने डाला था। और वहां से एक आदेश हुआ कि भाई बुलडोजर की कार्रवाई जो है अगर की जा रही है किसी अपराधी के यहां या किसी सजा याफ्ता के यहां भी, तो वो गलत है। हम लोगों ने उसको सराखों पर माना। उत्तर प्रदेश के लिए खैर वो नहीं था, उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ नहीं था। मैं अभी भी कह रहा हूं, पूजा जी हमारे साथ हैं। अगर पूजा जी को के पार्टी को गलत लग रहा है, कांग्रेस को गलत लग रहा है, तो जाकर सुप्रीम कोर्ट में, इनके बड़े बड़े वकील है, कपिल सिब्बल साहब इनके वकील हैं, सिंघवी साहब कांग्रेस के वकील हैं, लेकिन तो एक अर्जी डालना चाहिए। नहीं, एक लावनी जी एक लाइन पूरा हो जाने दीजिएगा। इसी लाइन में जवाब है। इनको जाकर अर्जी डालना चाहिए कि योगी सरकार आपके आदेश की अवहेलना कर रही है, कंटेंट ऑफ कोर्ट बनता है और योगी सरकार को उसकी सजा दी जाए। इसलिए ये नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर टोटल अतिक्रमण है। और जब ये कांड हुआ तो हमने अतिक्रमण की जांच कराई कि भाई कौन कौन, तो उसमें हिंदुओं के भी घर आए हैं, मुसलमानों के घर सिर्फ नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि एक तरफा जब यहाँ पे क्लियर है कि जो चिन्हित किए गए हैं मकान, उसमें तो हिंदुओं का भी मकान है, तो फिर क्यों ये परसेप्शन आप लोग बना रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है? और सुप्रीम कोर्ट तो ये कह चुका है ना कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं रुकेगा। मैं आशा करूंगी कि आप मुझे बिल्कुल बिल्कुल बोल लीजिए बताइए। पहली बात तो ये कि आपने जो भी रामगोपाल मिश्रा को बोला, तो हम समाजवादी पार्टी किसी के साथ में भी नहीं है। कोई भी जो अपराध करता है, अपराध रामगोपाल मिश्रा ने भी किया, वो धारा 295 नहीं, रामगोपाल मिश्रा ने क्या अपराध किया ना, पहले आप ये क्लियर कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरफराज ने गोली चलाई, उसके लिए आप अपराध आप नहीं याद आया आपको? रामगोपाल मिश्रा ने क्या अपराध किया? अगर वहां से शोभा यात्रा निकल रही है और उसमें जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, अगर उसमें जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कोई गाने का जाके अगर पेन ड्राइव निकाल देता है, बहस होती है, ये इसमें कहां से अपराध की शुरुआत हुई? नहीं करने देंगे, आपको सुनना ही नहीं है। आप गलत बोलेंगी तो मैं नहीं सुनूंगी। पूजा मिश्रा जी सुनिए, आप सुनिए, मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं हर उस हिंदू की प्रवक्ता हूँ। सुनिए पूजा मिश्रा, मैं हर उस हिंदू की प्रवक्ता हूँ जिस पर हो रहे अत्याचार आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। आपको रामगोपाल मिश्रा का अपराध नजर आया, सरफराज का अपराध नजर नहीं आया। पूजा मिश्रा को सरफराज का अपराध नहीं नजर आया, पूजा मिश्रा को तालिब हामिद नजर नहीं आए, लेकिन रामगोपाल मिश्रा का अपराध नजर आया। बिल्कुल नहीं। आप रामगोपाल मिश्रा को आप अपराधी कहेंगी और सरफराज और हामिद को लेकर क्लीन चिट देंगी? बिल्कुल नहीं। आप बोल दीजिए ना कि आपको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। अरे मोहतरमा पूजा मिश्रा जी सुन लीजिए, आपको मोहतरमा पूजा मिश्रा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप रामगोपाल मिश्रा को तो अपराधी कहेंगे, सरफराज के नाम पर आप लोगों की इतनी चीख नहीं निकलती। अरे छोड़िए मैडम, छोड़िए आपसे मैं, आपको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? आपको हिंदुओं का वोट चाहिए या नहीं चाहिए? मैं दूं कैसे? आप एक बार जवाब सुनिए तो सही। आपके प्रश्न आया आपका, मैं जवाब दे रही हूँ। बोलिए। अच्छा बोलिए। रामगोपाल मिश्रा था, वो भी अपराधी, उन्होंने अपराध किया 153A के तहत आईपीसी के, ठीक है, वो अपराधी, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, कोई एम्पैथी नहीं। जो भी अपराधी है, अगर जिन्होंने हत्या की वो भी अपराधी है, 302 के अपराधी है, उनके साथ भी हमारी कोई संवेदना, कोई एम्पैथी नहीं। और अगर उसके बाद में जो है, अभी आपको पता चल रहा है कि आपको ये देखना है कि घर कहाँ पे बुलडोजर है, कार्रवाई होनी चाहिए था प्रशासन पे, तो आपने एक बलि का बकरा उठाया, चौकी इंचार्ज को हटा दिया, बाकी सब बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो है ये भाजपा के लॉ ऑर्डर को, भाजपा के एजेंडे को सूट करता है। अब कह रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई चलेगी क्योंकि ये अतिक्रमण हो रखा हुआ है। हाँ, सही कह रहे हैं कि 4 हिंदुओं का भी घर आया है। ये मुझे लगता है ये बेचारे जो है गेहूं के साथ घुन पिस गए हुए हैं, और जो नफरत आप फैला रहे हैं, भी आर्यन मिश्रा की डेथ हुई थी, लावनी जी, वहां पे के साथ घुन पिस गया, ये हो गया, वो हो गया।
आप लोगों की राजनीति कहां जाकर टिकती है वो समझ में आता है। तभी तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के मंच पर जाकर मॉब लिंचिंग की कहानी सुनाते हैं आपके नेता। मॉब लिंचिंग की कहानी सुनाते हैं। राम गोपाल मिश्रा के शरीर पर कितनी गोलियां थी ये पता है आपको? कितनी गोलियां थी राम गोपाल मिश्रा के शरीर पर? चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। राम गोपाल मिश्रा के शरीर पर कितनी गोलियां मारी गई थी? राम गोपाल मिश्रा के शरीर पर कितनी गोलियां थी? पूजा मिश्रा, पूजा मिश्रा, राम गोपाल मिश्रा के शरीर पर कितनी गोलियां थी? जवाब देती हूँ। कितनी गोलियां लगी थी? आपका चैनल, चौथा चैनल ऐसा हो रहा है जहाँ पे जवाब नहीं देने दिया जा रहा है। आप बार-बार बीच में टोक रहे हैं। आप ही को जवाब देने को दिया जा रहा है, लेकिन आप गलत बोलेंगी ना, आप गलत बोलेंगी तो मैं आपको रोकूंगी। जहां आप सही बोलेंगी, मैंने आपकी बात सुनी, आप गलत बोलेंगी तो मैं आपको रोकूंगी। और आप ये सर्टिफिकेशन लेकर मत बैठिए कि हम कितना बोलने देते हैं और कितना नहीं बोलने देते हैं। पूजा मिश्रा, मेरी बात का जवाब आप देंगे या चिल्लाएंगी? राम गोपाल मिश्रा के शरीर पर कितनी गोली लगी थी? आप जवाब सुन ही नहीं रही है, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा आपको। आपने एजेंडे के तहत बुलाया, मत बुलाते आप बैठे, आपका बैंकर, आप जो जितने भी लेके आए। पूजा मिश्रा, इतना झल्लाइए मत। मुझे पता है कि मैंने आपकी दुखती रख पर हाथ रख दिया है। आपके पास ये जवाब है ही नहीं कि कितनी गोलियां थी, इसीलिए आप चीख चिल्ला रही हैं। आप इसीलिए चीख चिल्ला रही हैं। राम गोपाल मिश्रा का नाम आप पूरा ले नहीं पाती हैं। राम गोपाल मिश्रा के शरीर पर कितनी गोली लगी थी ये आपको पता नहीं है। वो अपराधी था ये आपको पता है, ये आपको पता है। अरे छोड़िए, समय गवाना, समय गवाइए। बताइए, रमेश ठाकुर जी के पास हम जाना चाहते हैं। प्लीज फेड डाउन कीजिए इनका, क्योंकि ऐसे प्रवक्ताओं की जरूरत मुझे भी नहीं है। ऐसे प्रवक्ताओं को रण क्षेत्र में मैं जगह नहीं देती हूं, जिनको सच सुनना कष्टप्रद हो जाता है। आपने राम गोपाल मिश्रा को अपराधी कहा, आपने सरफराज और तालिब को पहले ही क्लीन चिट दे दी। आपसे मैं लगातार पूछ रही हूं कितनी गोलियां थी, आपके पास जवाब नहीं, आप बेवजह चीख रही हैं। रमेश ठाकुर जी, उपचुनाव है और इसलिए ये बवाल है क्या? रमेश ठाकुर जी, देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत हीनियस क्राइम है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर का है और पूरे सरकार से लेकर प्रशासन के लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं, बेहतरीन काम हो रहा है, सब चीजें निकल के आ रही हैं। और रही जिस तरीके से आपने कहा कि कितनी गोलियां लगी थी, किसका क्या नाम था, मुझे लग रहा है ये सारा प्रशासन के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस घटना को लेकर शुरुआत में बहुत ज्यादा रमेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रशासन पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन चंद सवालों के जवाब तो देश के सामने आने चाहिए ना। जिस ब्रूटैलिटी के साथ ये हत्या होती है, हत्या हुई, ये इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। नाखून तो देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है, नाखून तक उखाड़े गए किसी एक। और हमने वो वीडियो देखा कि कोई मर चुका है, उसके बावजूद पर भी उस पर गोली चलाते जा रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना साहब, वहां तो ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। जी रमेश जी, लाडली जी, देखो, जो आपके सवाल है बहुत वाजिब है, और मुझे लग रहा है ये बेवाजिब इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अगर कोई अधिकृत कोई नेता होता या समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता, उससे अगर सवाल किया जाता, अगर वो जवाब देते, अगर इस तरीके की भाषा होती तो कहा जा सकता था। खैर, हम उन चीजों पे नहीं जाते हैं। देखिए, मैंने जिस तरीके से अखिलेश यादव जी कह तो रहे, आप बताइए, एनकाउंटर में सरफराज या तालिब की मौत तो हुई नहीं है, उसके बावजूद वो गलत धारणा प्रस्तुत कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हत्या हो गई। कहाँ हत्या हुई है? नहीं कहना चाहिए। देखो, बड़े नेताओं को इस तरीके के मामलों से बचना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको मेंटेन करवाना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। आप देखिएगा ना, 23-24 साल का बच्चा राम गोपाल मिश्रा, जो अब बिल्कुल नई उसकी शादी हुई है, उसकी बेबा आप देखिएगा, उनकी भी बहुत छोटी उम्र है। उस घराने का क्या है, जिनके घर में ना नौकरी है ना कोई चाकरी है, उनका तो घर का पूरा चिराग उजड़ गया। उसके बावजूद अगर आप सिंपैथी अगर नहीं दिखाते हो, संवेदना व्यक्त नहीं करते हो, तो मुझे लग रहा है बहुत गलत है। अब आप इसको राजनीति से जोड़ो कि चुनाव आ रहे हैं, उसमें हमें हिंदुओं का वोट मिलेगा, मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, तो मुझे लग रहा है उस पर भी हम लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए। तो इस पूरे मामलों को देखा जाए, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप जनसंग्रह अगर करवा लो, किसी से अगर पूछो, तो पूरे जनता को अच्छा लग रहा है कि नहीं, जब न्याय में इतनी देरी होती है, कोर्ट में आप जाइएगा, कोर्ट में जितने पेंडिंग केस हैं, हजार लाखों के केस हैं, अगर इस तरीके त्वरित अगर जो न्याय हो रहा है, उनका इनकाउंटर हो रहा है, तो बहुत अच्छा है, सब लोग खुश हैं। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है, इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति जो गलत दिशा में जा चुकी है, वो बिल्कुल नहीं चाहिए।
आप चुनाव को नहीं जोड़ना चाहेंगे, इसमें पूरी बिल्कुल यही बात थी जो मैं पूजा से बताना और पूछना चाहती थी। पूजा मिश्रा ये डिबेट छोड़ चुकी हैं क्योंकि उनको मेरे चंद सवाल चुभ गए। उनके वोट बैंक की राजनीति में मेरे सवाल फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने इस डिबेट को बॉयकॉट कर दिया। मेरा उद्देश्य सीधा सीधा है जो रमेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि सभ्य समाज की स्थापना हो तो वहां पर आतताई नहीं होने चाहिए। इस तरीके के मुद्दों पर कम से कम जिसकी मौत हुई है उसके साथ संवेदना होनी चाहिए और साथ ही साथ उपचुनावों को या किसी भी चुनाव को देखते हुए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस है रमेश जी, ये होता है हमारे यहाँ, ये हमारी राजनीतिक विडंबना है कि ये हो रहा है और हम पहले भी इसे नहीं रोक पाए और मुझे नहीं लगता कि आगे रोक पाएंगे। लेकिन हाँ, सवाल जरूर खड़ा कर सकते हैं। हमारे साथ रतन तिवारी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अब चलिए, पूजा मिश्रा नहीं है तो मोर्चा रतन जी संभालेंगे क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ साथ चुनावी मैदान में है। लेकिन रतन जी, सवाल बड़ा लाजमी है। देखिए, एक हत्या होती है, एक समाज जहां पर आप लोग भी कहते हैं ना, संविधान से सब कुछ चलता है, सद्भावना की बात। सद्भावना में बहराइच में जो हुआ उसे तो सद्भावना की तस्वीर नहीं कही जाएगी ना। उसके बावजूद जिस तरीके का रिएक्शन आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, रामगोपाल मिश्रा के माँ बाप, रमेश जी ने तो उनकी पत्नी की बात की, मैं उनकी माता जी को सुन रही थी। आप यकीन मानिए कि मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई क्योंकि एक बुजुर्ग माता पिता का सहारा चला गया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, हम और आप यहां बैठकर सिर्फ बात कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते, फिर भी राजनीति। रतन जी, देखिए लावनी जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करता हूं, अपने मित्रों को भी नमस्ते करता हूं। देखिए, गोपाल मिश्रा का जाना, जितनी तकलीफ और पीड़ा आपको हुई है उससे ज्यादा तकलीफ और पीड़ा हम लोगों को भी हुई है और उसका खेद व्यक्त करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी उसका खेद व्यक्त करती है, लेकिन कानून अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करना चाहिए। इसमें राजनीति करने का विषय नहीं है और ऐसे मामले में राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक अलग मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है लावनी जी, तो कमलेश मिश्रा को भी याद, कमलेश तिवारी को भी याद करना चाहिए और राजस्थान में जो हमारे करनी सेना के अध्यक्ष थे उन्हें भी याद करना चाहिए। और तमाम ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, इसमें हिंदू भी मारा जाता है, मुसलमान भी मारा जाता है और अन्य जाति के लोग मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कानून को मुस्तैद रहना होगा, कानून को अपने ध्यान और निगरानी में सब रखना होगा और नेताओं को बयानबाजी से बचना होगा। आज जो ये माहौल चल रहा है लावनी जी, नेता मंच पे आके माहौल बना देते हैं, हिंदू मुसलमानों का माहौल बना देते हैं, जिसके कारण युवा जो है अग्रेसिव हो जाते हैं और ये घटनाएं देखने को मिलती है। मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करूंगा। गोपाल मिश्रा के साथ कांग्रेस पार्टी है, हम उनके दुख में उनके साथ हैं। हाँ। और जो भी हो बन सकेगा हम उनके साथ। ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए, आपने कहा ना कि राजनेताओं को माहौल नहीं बनाना चाहिए। आप तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है, इंडी गठबंधन है आप लोगों का, तो आपने तो देखा कि महबूब अली जैसे नेता हैं जो कि मंच पर आते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है, राज हमारा होगा। इस तरीके की जब बातें कही जाती हैं तो उस पर क्यों मौन धारणा हो जाती है? क्यों नहीं फिर कुछ कहा जाता कि ये बात गलत है, इससे समाज में सद्भावना नहीं फैलेगी? क्यों नहीं कहा जाता है? देखिए लावनी जी, आपको भी पता है कि आप महबूब जी को तो याद करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम आप नहीं लेंगी। आपकी मजबूरी में समझ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, यही योगी मेरी कोई मजबूरी नहीं है। उन्होंने क्या गलत कहा? मुझे पता है आप कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या गलत कहा? आज हो तो रहा है। अगर हिंदू संगठित होता तो ये हालात नहीं बनता। अगर हिंदू संगठित होता तो ये हालात होते ही नहीं। लावनी जी, व्यक्तिगत मैं आपका सम्मान करता हूं, आप जैसे अच्छे एंकरों को मैं सल्यूट करता हूं कि आप लोग इस देश के सनातन की आवाज को बुलंद करती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर ये कहते हैं कि 20% मुसलमानों के वोट हमें नहीं चाहिए और वो कहते हैं कि ठोक दो, तो अगर किसको ठोक दो? पूरी लाइन बोलिए, किसको ठोक दो? नहीं, पूरी लाइन बोलिए, किसको ठोक दो? संविधानिक किसको ठोक दो? देखिए, यही होता है परसेप्शन, यही होता है परसेप्शन। रतन जी, यही बात मैं पूजा जी को भी रोकना चाह रही थी जो नहीं समझ पा रही थी। परसेप्शन बहुत वैल्यू रखता है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। योगी आदित्यनाथ ने किसको ठोक दो कहा? ये ठोक दो की नीति किसके लिए है? अपराधियों के लिए, दंगाइयों के लिए, बवालियों के लिए? अगर अपराधी मारे जाते हैं तो इसमें फिर तो सही है ना सभी समाज के लिए? सुनिए ना। हाँ, सुनी रही हूँ सर। अनुराग नहीं, लावनी जी, अनुराग ठाकुर ने खुले मंच से कहा था ना, गोली मारो इन सालों को। अरे जो केंद्र में मंत्री हो और इस तरीके से अगर वो बयानबाजी करेगा, अश्विनी शाही काउंटर आंसर दे दीजिए। मैं दूंगी तो फिर उनको लगेगा कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ। काउंटर आंसर दे दीजिए, एक ब्रेक लेंगे फिर।
नहीं, मैं दे रहा हूं। रतन तिवारी जी, देखिए, अनुराग जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कहा देश के गद्दारों को तो सामने से बोला गया, अनुराग जी ने नहीं बोला। कोई क्लिप अरे वो दिखा दीजिए निशाना हमको, किसके तो हम तरफ बता था देंगे। अश्विनी तो जी? अगर नहीं सुनिए, वो निशाना उन मुसलमानों की तरफ था। रतन भाई, आप लोग इस देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। रतन भाई, आग आपने कैसे साबित कर दिया? आपने घटनाएं घटेगी। रतन जी सुन लीजिए, रतन जी आपने कैसे साबित कर लिया कि देश के गद्दार मुसलमान ही है? जब माहौल बनाया, आपने कैसे सोच लिया? के चक्कर में भाई, देश के साथ कोई भी गद्दारी कर सकता है। आपने कैसे सोच लिया कि उन्होंने मुसलमानों को गाली दी? आपने कैसे सोच लिया कि वही गद्दार है? यही सामने आया है। ये तो परसेप्शन की बात इस तरीके से लावणी जी कर रही थी। आपने परसेप्शन जो है आपने सेट कर लिया कि देश के मुसलमान ही गद्दार हैं। आपने सेट कर दिया कि उन्होंने कहा कि आपने की बात देते हैं। दानिश अली को आप सदन के अंदर गाली देते हैं, वो एक मुसलमानों को गाली नहीं थी अश्विनी जी। इस देश में उन्होंने कहा था देश के गद्दारों को, तो देश के साथ जो भी गद्दारी करेगा, मैं गद्दारी करूं, आप करें, आपने कैसे कह दिया मुसलमान गद्दारी करेगा? ऐसा कोई बात नहीं कहा उन्होंने। चलिए, अब सवाल यही है ना, सवाल यही है कि अब देखिए अपने अपने तरीके से, वही मैंने कहा ना, परसेप्शन बहुत मायने रखता है और परसेप्शन ही बनाने का प्रयास किया जाता है और परसेप्शन का ही नतीजा है जो हमने बहराइच में देखा था। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद रमेश ठाकुर जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है, इसका असर तो पड़ना लाजमी है, स्वाभाविक है। कितना असर पड़ेगा इस ब्रेक के बाद जानते हैं। तो बहराइच में जो हुआ, इसके बाद से बवाल जारी है, सियासत सरगर्म है और इन सब के बीच अब बुलडोजर एक्शन की बारी है। हालांकि ये बुलडोजर कार्रवाई जो हो रही है वो अवैध अतिक्रमण पर हो रही है। 23 ऐसे मकान हैं जहां पर रेड मार्क लगा दिया गया है और इसमें से वो मकान भी है जो बहराइच कांड के मुख्य आरोपी हामिद का घर है और इसके बाद से ही सियासत शुरू होती है। मैं सीधे रमेश ठाकुर जी आपके पास आती हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बातें करती रहेंगी, मैंने कहा ना, परसेप्शन अपनी अपनी तरीके से तैयार होता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा परसेप्शन तो जनता तैयार करती है जब वोट देने के लिए जाती है। वो सबसे बड़ी एक तस्वीर होती है लोकतंत्र में। उपचुनाव आने वाले हैं, लगता है आपको असर पड़ेगा, इसका दिखेगा कुछ असर? देखिए लावनी जी, मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश की हुकूमत, विशेषकर योगी जी ने जनता की नब्ज पकड़ी हुई है। उनको पता है कि जनता को क्या पसंद है। सुप्रीम कोर्ट में जब बुलडोजर का मामला आया तो उन्होंने कहा रोक भी लगा दी, लेकिन बुलडोजर उनका रुक नहीं रहा। बुलडोजर अब कानून के हिसाब से, अब जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है, पीडब्ल्यूडी को, पूरे महकमे को लगा दिया गया कि जहां पे घटना हुई है उस घटना के आसपास के चौखट पे कहाँ पे अतिक्रमण हुआ है, कहाँ पे कब्जा हुआ है, वो सारा का सारा निकल आ जाता है। इसके बहाने चलो वहां की जितनी भी सफाई होनी थी वो सब हो रही है। उसमें अब ये नहीं देखा जाता कि मुसलमानों का, हिंदुओं का, ईसाइयों का आ रहा, किसी का भी नहीं आ रहा। अगर वास्तव में अगर सिर्फ एक जात धर्म की अगर इस तरीके से बुलडोजर होता या कार्रवाई होती तो आप कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे राजनीति अगर इस पूरे मुद्दे को सरकार कर रही है, इसको मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ये कानून के तहत हो रहा है, ये सारा लीगली हो रहा है। लीगली प्रोसेस जितना भी अपनाया जा रहा है उसे सबसे एक ही अपना रहा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, चुनाव सामने है, विधानसभा जो सीट है उस पर चुनाव होना है और इसका असर उन पे पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरह की हरकतें, इस तरह की जो चीजें होती है, उसका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। राजनीति ऐसे मुद्दे पे नहीं करनी चाहिए, कानून को अपने काम करने देना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, इस पूरे मामले को लेके पहले कई ऐसी चीजें फैलाई गई जो नहीं हुई थी, चाहे मीडिया के द्वारा भी फैलाई गई कि 25 छर्रे लगे थे, 30 छर्रे लगे थे, 5 गोलियां लगी थी, उनके नाखून निकाले गए थे। लेकिन अंततः क्या हुआ, वहां के एसएसपी ने क्या करा है, उसको पूरा खंडन कर रहा है। जो घटना हुई है एक्चुअल तरीके से जो के साथ में तो ये उसको सामने रखा, और जो एनकाउंटर हुआ है में कोई मारा नहीं गया है, उनको भाग रहे थे, नेपाल भागने की फिराक में थे, पुलिस के ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको उनका जवाबी हमला हुआ है। तो ये पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। कोई अनावश्यक तरीके से, जैसे अखिलेश यादव ने बयान दिया है, फिर कोई दूसरी पार्टी वाले भी बयान दे रहे हैं, तो इस तरीके बयान नहीं होने चाहिए। सरकार अपना काम करते रहना चाहिए और ऐसे मामलों को नकीर बनने के छोड़ना चाहिए,
ताकि आगे भविष्य में कोई भी इस तरह की घटना ना हो। अगर कोई करे भी तो उस कम से कम 10 बार सोचे। और लावनी जी, इसमें एक चीज और सामने निकल के आ रही है तो मुझे जहां तक लग रहा है इसमें लॉ एंड ऑर्डर और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी बहुत बड़ी नाकामी सामने है। जिस छत से ये वारदात होती है वहां आपको पत्थर मिलते हैं, आपको टूटी बोतल की दिखाई देती हैं। हाँ। और कई सारी ऐसी चीजें दिखाई दे रही है। ये क्या प्लानिंग पहले से की? ये सब चीजें क्या पहले से हो रही थी? मुझे लग रहा है इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और जांच में ये जितने भी पहलू हैं बिल्कुल उस पर भी जांच होनी चाहिए। और जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पे अगर सवाल खड़ा हो रहा है, पुलिस अधिकारियों पर सवाल खड़ा हो रहा है, तो आज ही योगी आदित्यनाथ जी ने आज ही बड़ी मीटिंग हुई है और लगातार ये स्क्रूटनी हो रही है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन उससे ऊपर जो राजनीति हो रही है उसी पर प्रश्न खड़ा होता है। और आपने सही कहा, बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये हो रहा है। खासतौर से विपक्ष इसे ज्यादा तूल दे रहा है। अश्विनी शाही साहब, देखिए उत्तर प्रदेश छोड़िए, अब तो महाराष्ट्र के मंच पर भी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से अबू आजमी और अखिलेश यादव दोनों ही ये कहते हुए नजर आए, एक तो मतलब बात मां के दूध तक पहुंच जाती है। अब देखिए कहां कहां तक चीजें चली जाती है। भड़काने का कोई ऐसा मौका नहीं है जो छोड़ा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वोट चाहिए। अश्विनी शाही, देखिए अभी आपने महबूब अली का नाम लिया। महबूब अली के बाद आज अबू आजमी हो गए। वो कह रहे 5-7 MLA चाहिए अखिलेश भाई, मुस्लिम राज आ जाएगा। फिर किसी के माई के लाल ने दूध नहीं पिया होगा अपनी माँ का कि जो हमको कुछ परेशान कर सके। अरे भाई, तो आपको कौन परेशान कर रहा है? अखिलेश जी किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं वहां, उससे ये होता है कि ये प्रसर जाता है। ये लोग कहानी बताई जाती है। अभी रमेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि पहले से प्रायोजित है। रमेश जी देखिए, ऐसा है कि जब ये घटनाएं हो जाती हैं तो कहना बड़ा आसान होता है। मैं कांग्रेस के भी प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, अभी सपा की प्रवक्ता जो यहाँ नहीं ये छोड़कर चली गई बहस, उनको भी बताना चाहता हूं कि उस घटना को, झंडे वाली घटना को निंदनीय घटना हर व्यक्ति कह रहा है, मगर उसके पहले की बात क्यों नहीं कोई कर रहा है? अगर उस रास्ते से माता दुर्गा की मूर्ति जा रही है विसर्जित होने, तो क्या मुसलमानों को यह अधिकार मिल गया है कि मूर्ति पर पत्थर चलाएंगे और मूर्ति को खंडित करेंगे? आपके प्रॉफिट मोहम्मद का सम्मान होना चाहिए, हम भी कहते हैं। किसी ने गलती से कोई चर्चा भी कर दी उनके बारे में, तो भाई सर तन से जुदा के नारे ही नहीं लगते हैं, सर तन से जुदा भी कर दिया जाता है। और हमारे अगर आपने मूर्ति खंडित किया, एक झंडा उतार दिया गया, तो अभी पूजा जी जो है 153 का मुकदमा गिना रही थी, 302 का मुकदमा तो हल्का हो गया था, वो अपराधी हो गया झंडा उतारने वाला। भाई हमारी आस्था से खिलवाड़ आपको करने का किसने हक दिया? आपकी आस्था से भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप कौन होते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, गाना बजाने से रोकने वाला कौन होता है? अगर उत्साह में गाना बज रहा है, हनुमान जयंती होती है तो पत्थर आप चलाते हो, गणेश विसर्जन होता है तो पत्थर आप चलाते हो, दुर्गा विसर्जन होता है तो पत्थर आप चलाते हो। और रमेश जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रशासन की मुस्तैदी थी, वरना वो हामिद और रिंकू जो सरफराज है, उसके परिवार को हजारों हिंदू जो वहां विसर्जन में जा रहे थे भून दिए होते, उसी में आग में डालकर, जैसे देहात में होरहा भूना जाता है। ये मैं कह रहा हूं, ये प्रशासन की मुस्तैदी थी कि बड़ी घटना अप्रिय होने से बच गई, वरना वो हिंदू जब क्रिया की प्रतिक्रिया करते, अगर हमारा एक रामगोपाल मिश्रा मारा जाता है तो उसके बदले उनका परिवार भी वहां पर जो है शहीद किया जा सकता था। सपा की और कांग्रेस की नजरों में शहीद, ये सब शहीद है, ये सब कांग्रेस जी। आपने सही कहा, आपने मैं क्या कहा, मेरी एक लाइन रमेश जी आपने कहा प्रशासन का फेलियर है। देखिए मैं मानता हूं, सुन लीजिए मेरी बात में आपका जवाब आ 10 सेकंड अश्विनी जी को बोलने दीजिए, मैं रमेश जी आपके पास आऊंगी। प्रशासन का, अगर प्रशासन के जिस अधिकारी ने वहां पर कुछ ना कुछ फेलियर था, तभी वहां के चौकी इंचार्ज को, वहां के एसओ को, वहां के सीओ को हटाया गया, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया, और अभी जांच की प्रक्रिया जारी है। अगर एसपी भी उसमें आएंगे, डीएम भी आएंगे, वो भी जज में आएंगे कि एसओपी का पालन हुआ या नहीं हुआ। रमेश ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं जाऊंगी तिवारी जी के पास। मेरा मकसद कुछ और है, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, उसको समझिएगा। ये घटना बहुत दुखद घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस घटना को घटित करने के लिए जो हम जम्मू में देखते आ रहे थे कि अगर कोई घटना हो रही तो उससे पहले प्री प्लान तरीके से पत्थर भी इकट्ठा हो रहे हैं और जो पेट्रोल के बम वो भी तैयार हो रहे हैं, वो घटना यूपी तक पहुंच रही है। ये घटना हो गई है, बड़ी घटना है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पे जांच जरूर होनी चाहिए
एक 2 मंजिला जो मकान है, छोटा सा छत है और उसके ऊपर पत्थर पहले से तैयार है, डंडे पहले से तैयार है, चाकू छुरी भी पहले से तैयार है। तो इसका मतलब ये पहले से प्री प्लान था कि यहाँ से ये होने वाली है, रैली निकलेगी, हम पत्थर शुरू करेंगे, जो सामने आएगा हम उसको मारेंगे। ये नहीं होना चाहिए था। इस पे जांच करनी चाहिए, अलग एक्शन से और अलग तरीके से जांच करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इस एंगल से जांच नहीं, आपकी बात में तो एक बड़ा संदेश भी आप खुद ही दे रहे हैं। आप खुद ही ये ये समझ में आता है कि मतलब जिस चीज को लेकर हम बार बार कह रहे थे ना कि हम जो लोग सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी कर रहे थे, जो करते हैं, वो बार बार ये नहीं कहते कि इस एरिया से मत गुजरो, ये मुस्लिम एरिया है, यहाँ पर विसर्जन यात्रा क्यों गई, ये पहले क्यों नहीं स्क्रूटनी हुई। तो हम हिंदुस्तान में रहते हुए हम एरिया अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरनाक एक वेकअप अलार्म है। इस पर भी हमें संजीदा होना होगा। रतन तिवारी जी, क्या मुसलमान है इसीलिए क्लीन चिट दे देंगे क्या? ये तो नहीं चलेगा ना। और जिस बात की तरफ रमेश ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं वो भी एक बड़ा पहलू है। लावनी जी देखिए, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। हमें ये कभी नहीं देखना चाहिए कि अगर वो मुसलमान है तो उसे क्लीन चिट दे देंगे, हिंदू है तो उसे क्लीन चिट दे देंगे। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून को अगर जो अपराधी है उसे कड़क से सजा देनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि हमारे नेताओं को अपनी जुबान पे लगाम लगानी चाहिए। जिस प्रकार दंगा भड़कता है वो दंगा न भड़के, ऐसा एक माहौल बनाना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपसे भी कहता हूं लावनी जी कि आप एक संदेश दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा बटालियन को दीजिए और पूरे पार्टियों को दीजिए। ये बताइए कि आप मंच पे आके ये कहिए कि हिंदू और मुसलमान दोनों भाईचारा कायम रखे। अगर हिंदू अपना त्योहार मनाते हैं तो मुसलमानों को। आप लोग कब कहेंगे? क्योंकि आपके नेता तो ये कह के गए ना कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप कब कहेंगे? आपके नेता रामगोपाल मिश्रा के घर कब मिलने के लिए जाएंगे? नहीं, उस बहन से मिलने के लिए, उस पत्नी से मिलने के लिए, माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप से मिलने के लिए। नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि बहन प्रियंका गांधी जी, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी जी, रामगोपाल मिश्रा के घर पर जाने की जहमत उठाएंगे? मिलेंगे उस बहन से, मिलेंगे उस पत्नी से, मिलेंगे उस बुजुर्ग माँ बाप से? रामगोपाल मिश्रा के पिताजी का बैंक अकाउंट नंबर हमारे पास आ चुका है। मैं अपने ज्यादा मित्रों को उसमें सहयोग राशि डलवाने वाला हूं। भाई साहब, सहयोग राशि देने के लिए यहाँ पर बहुत सारे हिंदू भाई, हिंदू बहन तैयार है। महत्वपूर्ण ये है कि आप किस बुलंदी के साथ, किस ताकत के साथ उस परिवार के साथ खड़े रहते हैं। आप खड़े कितना रहते हैं? पैसा ही सब कुछ नहीं होता साहब, पैसा ही कुछ नहीं होता। अगर यही मौत सरफराज की होती तो मुझे लगता है कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाले सरफराज के घर पर पहुंच गए होते। लेकिन रामगोपाल मिश्रा के घर तक जाने की जहमत आप नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे आप। देखिए, आपकी पहली लाइन बहुत अच्छी थी, लेकिन दूसरी लाइन अंदर से निकली और वो सच सामने आ गया। जल्दी जरा 10 सेकेंड में लास्ट कमेंट। अश्वनी शाही साहब मंच पे आ जाइए। सब भाई बहन है, भाईचारा होगा और चारा सिर्फ हिंदू बनेगा। हिंदू मुस्लिम भाईचारा, चारा सिर्फ हिंदू चारा है, इन लोगों के लिए है। देखिए, मंगेश यादव के परिवार को अखिलेश जी बुलाकर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। वो राहुल गांधी जी सबके यहाँ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का कोई प्रतिनिधिमंडल भी नहीं गया वहां। कोई मतलब बड़े नेताओं की बात छोड़ दीजिए, रतन तिवारी भी नहीं गए वहां। तो ये कहने का मतलब है रतन तिवारी जी के पास तो अकाउंट नंबर आ गया, उन्होंने ये बोल दिया, लेकिन जाने की जहमत नहीं उठाई जाएगी। रतन जी लावनी जी, बिल्कुल अकाउंट नंबर हमारे पास आया है। और रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी बड़ी ईमानदारी के साथ खड़ी है। कहाँ खड़ी है उस सर? परिवार को न्याय मिलना चाहिए। खड़ी है, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ खड़ी है सर? अब ये बताइए मुझे कि मैं आपके चैनल पे एज ए कांग्रेस स्पोक पर्सन ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी है। आप कह रहे हैं कि कहाँ खड़ी है? मतलब राहुल गांधी अरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सिलेक्टिव हो जाते हैं ना, तो पूछना पड़ता है, इतना इंतजार करना पड़ गया। 13 अक्टूबर की घटना, 13 अक्टूबर से आज 19 अक्टूबर हो चुका है। आज 19 अक्टूबर हो चुका है। जाने के लिए कितना हंगामा हुआ था?
चलिए हाथरस भी गए, रमेश ठाकुर लखीमपुर भी जी, गए। लास्ट कमेंट प्लीज, देन सम अप। रमेश ठाकुर जी, व्हाट देखिए, मुझे लग रहा कमलेश तिवारी का भी अकाउंट हमारे पास आया था, राजस्थान के कन्हैया जी का अकाउंट हमारे पास आया था, और ये भी अकाउंट हमारे उमेश पास आया कोले है। जी की भी बात हुई थी। इस अकाउंट की भरपाई उन जख्मों से नहीं की जा सकती है जो तार उनको जख्म मिल गए हैं। ना उनका कोई करने वाला है, ना कुछ देखने वाला। अकाउंट एक बार आप अमाउंट डाल दोगे थोड़ी बहुत, उसके बाद में क्या होगा? लेकिन सबसे इसकी जड़ पे जाना पड़ेगा, जड़ को तोड़ना पड़ेगा, जड़ को खत्म करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, ये पत्थरबाजी जो जम्मू से शुरू हुई थी वो यहाँ तक यूपी तक पहुंच गई है। बिल्कुल, तो एक बड़ा खतरा है। आप सही कह रहे हैं, समय की सीमाएं हैं, लेकिन मैं आपके इसी पॉइंट के साथ समाप्त करती हूँ। ये वेकअप अलार्म है और इसीलिए सबको जागने की जरूरत है, जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। और जब हम जड़ तक पहुंच जाएंगे, यकीन मानिए कि हम बबूल का पेड़ फिर नहीं बोएंगे, हम आम का पेड़ भी बोएंगे और आम का फल भी खाएंगे। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ जुड़े। पूजा जी भी शुरू के 10 मिनट हमारे साथ थी, उनका भी धन्यवाद अगर वो इस कार्यक्रम को देख रही है, हमारे साथ समय देने के लिए। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।